नमस्कार। आज हम मध्य पूर्व और दुनिया भर के हालिया घटनाओं पर मिले कुछ स्रोतों की गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। हमारे पास इजराइल गाजा संघर्ष, वहां के मानवीय हालात और कुछ वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित लेख और रिपोर्ट्स हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन जटिल डेवलपमेंट्स के मतलब सबसे अहम पहलू समझ सकें। बिल्कुल। और इन स्रोतों से हम देखेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं और इसका आप कह सकते हैं बड़ा संदर्भ क्या बनता है। हाँ, सैन्य गतिविधियों पर बंधकों की जो नाजुक स्थिति है और जो मानवीय संकट गहराता जा रहा है, उस पर काफी जानकारी है इनमें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इज़राइली रक्षा बल मतलब आईडीएफ ने गाज़ा में एक अहम बढ़त का दावा किया है। हम्म। खास तौर पर ये मोराग कॉरिडोर पर कब्जे की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक इसका मतलब क्या है ज़मीन पर? हाँ, देखिए ये जो मुराग कॉरिडोर है, सूत्रों के अनुसार ये सिर्फ रफा शहर को बाकी गाजा से काटना भर नहीं है। अच्छा, ये कॉरिडोर दक्षिणी गाज़ा में हमास के लिए मतलब रसद और लड़ाकों की आवाजाही का एक बहुत अहम रास्ता माना जाता था। ओके। तो इस पर नियंत्रण करना, जैसा सूत्रों में बताया गया है, वाकई एक बड़ा रणनीतिक कदम है। और इसका मकसद साफ तौर पर हमास पर दबाव बढ़ाना है कि वो बाकी बचे बंधकों को रिहा करे। और इसी दबाव के बीच क्या हमास की तरफ से भी कोई संकेत मिल रहे हैं उनकी रणनीति में कोई बदलाव? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। शायद हमास की रणनीति में कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे कि? बताया गया है कि जो गाजा का नेतृत्व है, उसने बंदूकों और कैदियों की पूरी अदला बदली पर मतलब टोटल एक्सचेंज पर बातचीत की इच्छा जताई है। पूरी अदला बदली? हाँ। ये तो बड़ी बात है। हाँ, और साथ ही ये संकेत भी दिया है कि अगर इजरायली सेना हटती है और पुनर्निर्माण का काम शुरू होता है, तो वो दुश्मनी खत्म कर सकते हैं, मतलब शत्रुता समाप्त करने का संकेत। हम्म। और ये याद रखना भी जरूरी है, जो 7 अक्टूबर 2023 को 251 बंधक बनाए गए थे, हाँ। उनमें से अब भी करीब 20 के गाजा में जीवित होने का अनुमान है। और हाल में जो हमास और दूसरे गुटों ने वो परेशान करने वाले बंधक वीडियोस जारी किए हैं, हाँ, वो तो बहुत विचलित करने वाले थे। बिल्कुल, तो उन वीडियोस ने परिवारों और दुनिया भर में सरकारों पर तत्काल कार्रवाई के लिए जो भावनात्मक दबाव है, उसे और तेज कर दिया है। ये बात इन स्रोतों में साफ झलकती है। ये वाकई एक दिल दहला देने वाली स्थिति है। और मानवीय मोर्चे पर क्या हालात बताए जा रहे हैं? कितने गंभीर हैं? बेहद गंभीर। रफा के आसपास जो आईडीएफ के ऑपरेशंस हुए हैं, उनकी वजह से लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं। लाखों? हाँ, और ये लोग लगातार सिकुड़ते भीड़भाड़ वाले इलाकों में फंसे हुए हैं, जहां भोजन, ईंधन, चिकित्सा सहायता सब कुछ बहुत सीमित है। और सहायता पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही होंगी। बिल्कुल। कुछ मानवाधिकार समूहों के हवाले से तो स्रोत ये भी बताते हैं कि इजराइल पर भुखमरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं, ओह। क्योंकि गाजा की नाकाबंदी बहुत सख्त है। हम्म। और ऐसी खबरें भी आई हैं कि सहायता वितरण केंद्रों पर खाना लेने की कोशिश में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। ये तो बहुत ही भयानक है। और जाहिर है इसी बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच कुछ कूटनीतिक कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे अमेरिकी दूत स्टीव विटॉकहॉफ की हालिया यात्रा का जिक्र है सूत्रों में। हाँ, श्री विटोकॉफ वो अगस्त 2025 की शुरुआत में गाजा गए थे। हाँ। उनकी यात्रा में एक विवादास्पद सहायता वितरण केंद्र का निरीक्षण भी शामिल था। हम्म। इसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल है। विवादास्पद क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ सूत्र दो बिल्कुल अलग-अलग दावे पेश कर रहे हैं। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र है, जिसके अनुसार इसी केंद्र पर खाना लेने की कोशिश में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 1000 से ज्यादा? हाँ, जबकि दूसरी तरफ ये केंद्र चलाने वाला गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ, वो इन आंकड़ों को गलत बताता है। उनका दावा है कि वो रोज 10 लाख से ज्यादा भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। 10 लाख? पर क्या वो काफी है? वही बात है, सहायता संगठन तो इसे नाकाफी ही मानते हैं। विटकॉफ अकेले नहीं थे शायद, उनके साथ अमेरिकी राजदूत माइक हकवी और आईडीएफ अधिकारी भी थे, जैसा सूत्रों में लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा का मकसद क्या बताया और इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? विटकॉफ ने तो यही कहा कि उनका लक्ष्य सीधे जानकारी इकट्ठा करना है और व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करना है। वहां गाजा के लिए भोजन और सहायता योजना पर काम चल रहा है। अच्छा। प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। सूत्रों के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने तो यात्रा की तारीफ की, लेकिन जो मानवीय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसे जमीनी हकीकत की भयावहता से ध्यान भटकाने वाला एक पीआर स्टंट कहकर आलोचना की है। समझ सकती हो। और तेल अवीव में विटकॉफ ने बंधकों के परिवारों से भी मुलाकात की।
उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उनके प्रियजनों की वापसी और युद्ध खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब एक तरफ जमीनी हालात हैं, दूसरी तरफ ये कूटनीतिक दौरे। लेकिन इन स्रोतों में सिर्फ मध्य पूर्व की बात नहीं है ना? वैश्विक पटल पर भी काफी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गाजा में जो हो रहा है उसका असर आप देखिए दुनिया भर में दिख रहा है। जैसे इन स्रोतों में जिक्र है कि फ्रांस ने गाजा में हवाई मदद गिराना शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि मानवीय संकट पर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों और ड्रोन ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। हाँ। और इसके जवाब में अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती और यूक्रेन के लिए नए हथियार वित्त पोषण का आदेश दिया है। तो ये सब भी जुड़ा हुआ है। हाँ, और यूरोप में भी हलचल है। देखिए, चेक गणराज्य ने कम्युनिस्ट प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है। यूरोपीय संघ प्रवासन के मुद्दों से जूझ रहा है। जैसे यूके सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया उस पर। पोलैंड ने जर्मनी और लिथुआनिया के साथ सीमा नियंत्रण बढ़ा दिया है। और फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता का मुद्दा, वो भी यूरोप में चर्चा में है। हाँ, वो मुद्दा भी यूरोप में गरमाया हुआ है, जैसा कि सूत्र बताते हैं। तो अगर इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देखें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है इन स्रोतों से? एक सार क्या है? संक्षेप में कहें तो ये स्रोत यही दिखाते हैं कि इजराइल गाजा संघर्ष घातक बना हुआ है और बेहद बेहद पेचीदा है। सैन्य बढ़त के दावे हैं, लेकिन नागरिकों का संकट भी गहरा है। विटकॉफ जैसी कूटनीतिक यात्राएं हो रही हैं, पर मानवीय स्थिति तो बिगड़ ही रही है और शांति की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही। बातचीत रुकी हुई है, जैसा आपने कहा। हाँ, बातचीत में गतिरोध बना हुआ है और साथ ही ये भी साफ है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष के तार, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो या यूरोप की आंतरिक नीतियां, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये सारे घटनाक्रम वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इन जटिल परिस्थितियों को देखते हुए, अलग अलग दावों और वैश्विक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, ये सवाल तो उठता ही है कि स्थायी शांति और मानवीय संकट के हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और हस्तक्षेप की वास्तविक सीमाएं और संभावनाएं आखिर हैं क्या?